हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके सामने हाज़िर हूँ सीडीपी सेट लेकर जो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और हाँ, दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप जितना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, उतना आपके लिए प्रॉफ़िट होगा। तो आइए देर ना करते हुए क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। ऑप्शन ए लॉरेंस कोहलबर्ग, ऑप्शन 2 जॉन बी वॉटसन, ऑप्शन 3 लेओ वाइगोस्की, ऑप्शन 4 जीन पियाजे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी लेओ वाइगोस्की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन-सी होती है? ऑप्शन 1 किशोरावस्था, ऑप्शन 2 जन्म पूर्व अवधि, ऑप्शन 3 प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन 4 मध्य बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मध्य बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करें कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ऑप्शन 1 उद्योग बनाम अधीनता व्यवस्था, ऑप्शन 2 प्रस्तुति अवस्था, ऑप्शन 3 सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, ऑप्शन 4 मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन 1 जेंडर समरूपता, ऑप्शन 2 जेंडर पक्षपात, ऑप्शन 3 जेंडर पहचान, ऑप्शन 4 जेंडर संबंधता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी जेंडर पक्षपात। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है? ऑप्शन 1 प्रबलन, ऑप्शन 2 स्कीमा, ऑप्शन 3 अवलोकन अधिगम, ऑप्शन 4 अनुबंधन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि स्कीमा। यानी कि 5 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 2 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जिग जॉग पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़्मा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? ऑप्शन 1 आत्म केंद्रित वर्ता, ऑप्शन 2 व्यक्तिगत वर्ता, ऑप्शन 3 जोर से बोलना, ऑप्शन 4 पाठ या ढांचा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि व्यक्तिगत वर्ता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन 1 पाढ़ ढांचा, ऑप्शन 2 प्रबलन, ऑप्शन 3 अनुबंधन, ऑप्शन 4 मॉडलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पाढ़। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ऑप्शन 1 प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुक्रमणीयता, ऑप्शन 2 परिकल्पित निगनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, ऑप्शन 3 संरक्षण, कक्षा समावेशन, ऑप्शन 4 स्थगित
करण, पदार्थ, अस्थायित्व। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी संरक्षण, कक्षा, समावेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन 1, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। ऑप्शन 2, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। ऑप्शन 3, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझाना। ऑप्शन 4, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? ऑप्शन 1, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ऑप्शन 2, बुद्धि बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। ऑप्शन 3, बुद्धि को मानकीकृत मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन 4, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को ऑप्शन 1, सभी के लिए मानकीकृत अवलोकनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन 2, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। ऑप्शन 3, विविधता संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। ऑप्शन 4, विविध व्यवस्थाओं से उदाहरण लेने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी विविध व्यवस्थाओं से उदाहरण लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन 1, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ऑप्शन 2, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। ऑप्शन 3, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। ऑप्शन 4, समस्याओं के हल हेतु अस्थायी प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करनी चाहिए? ऑप्शन 1, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। ऑप्शन 2, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। ऑप्शन 3, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। ऑप्शन 4, रचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में इसका दें। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख ली हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 14, है ना? सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन 1, अति सक्रियता। ऑप्शन 2, असतर्कता। ऑप्शन 3, बुद्धिगम्यता। ऑप्शन 4, अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? ऑप्शन 1, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। ऑप्शन 2, अनुकरण नकल और दोहराना। ऑप्शन 3, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना।
ऑप्शन 4 संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन 1 इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती हैं। ऑप्शन 2 अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। ऑप्शन 3 इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती हैं। ऑप्शन 2 त्रुटियों को की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? ऑप्शन 1 बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। ऑप्शन 2 यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। ऑप्शन 3 बच्चों को दंड देकर। ऑप्शन 4 प्रवीणता उन्मुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि प्रवीणता उन्मुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है शर्मिंदगी डैश डैश डैश। ऑप्शन 1 बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। ये तो गलत है जी। ऑप्शन 2 कि भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। ये गलत है, बार-बार बच्चों को शर्मिंदगी करना ये अच्छी चीज़ें नहीं है। ऑप्शन 3 का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन 4 का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो शर्मिंदगी से क्या होता है कि बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, ये सही बात है, ये भी गलत है, ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? यानी कि समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? ऑप्शन 1 तार्किक सोच। ऑप्शन 2 निष्क्रिय अनुसरण। ऑप्शन 3 प्रतिक्रिया सेट। ऑप्शन 4 प्रक्रियात्मक स्थिरता। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में दें। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पता होगा। अगर आपको पता है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में करें, और वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो प्लीज़, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो आपके लिए मैं अभी लाता रहूँगा। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। करें भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन-सा है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, काल होना चाहिए। काल कौन-सा है? ऑप्शन 1 प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन 2 किशोरावस्था। ऑप्शन 3 माध्यमिक बाल्यावस्था। ऑप्शन 4 प्रसवपूर्ण अवस्था। तो कुछ ये बहुत ईज़ी क्वेश्चन है ना? हम चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है, आप जो है ना कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं ना, तो ये आप ज़रूर आपको कमेंट करना चाहिए। आप इतने दिनों से स्टडी कर रहे हैं, उस स्टडी के बेस पर क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है, आप कमेंट बॉक्स में दें। और हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।